बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी रणनीति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जनता से जुड़ाव और सेवा के जरिए भरोसे की नई लकीर खींचने का बीड़ा उठाया है। खासकर डॉक्टरों की एक समर्पित टीम बनाकर उन्होंने चिकित्सा सेवा को राजनीति से जोड़ा है। इसी क्रम में मोतिहारी में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई डॉक्टरों को पार्टी में शामिल कराया गया और उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि मोतिहारी के छतौनी स्थित शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शाहरुख हसन को राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शाहरुख हसन लंबे समय से समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों की निःशुल्क इलाज करके उन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है। अब वे राजद के माध्यम से इस सेवा को और व्यापक रूप देंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा और प्रखंड स्तर पर चिकित्सा टीम बनाई गई है और जल्द ही मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता के स्वास्थ्य की चिंता राजद को है और हम इस दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे। इस सम्मान समारोह में पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टर शाहरुख हसन सहित कई चिकित्सकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और नियुक्ति पत्र, मोमेंटो, पुष्पगुच्छ व पार्टी का गमछा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव ही वह चेहरा है जिनके हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों का वोट छीनने में लगी है, लेकिन इस बार गरीब जनता तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ी है। कार्यक्रम में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित कुमार यादव, राजद के वरिष्ठ नेता इनामुल हक सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। आज मोतिहारी में चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। राष्ट्रीय जनता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित जी हैं और मोतिहारी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर शाहरुख साहब हैं। हम लोगों के बीच डॉक्टर संतोष जी हैं, इनामुल हक साहब हैं, अशोक जी हैं और रवि जी हैं, अमानतुल्लाह साहब हैं, इम्तियाज़ साहब जो प्रदेश से चल के आए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि शाहरुख साहब को यहाँ के अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने भी जिस तरह से प्रकोष्ठ का विकसित करना है, तो इन्होंने भी कई प्रखंड अध्यक्ष का नरकटिया पर विधानसभा, हरसिद्धि, गोविंदगंज, ढाका, मधुबन, इन लोगों का प्रकोष्ठ अध्यक्ष बने हैं। इन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेन उद्देश्य ये है कि जो सरकार बिहार में चल रही है, खटारा हो गई है और किसी लायक नहीं। 2 दिन पहले CAG का रिपोर्ट आया, 71,000 करोड़ रुपये का, कहीं हिसाब नहीं। तो ये क्या हो रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? किस भ्रष्टाचार का ओर जा रहा है? और तरह तरह की भ्रष्टाचार, ब्लॉक में जाएंगे, थाने में जाएंगे, हर तरफ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और इसमें यहाँ की बिहार की जनता, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग, किसान, महिला, नौजवान, सारे लोगों ने मन बनाया है कि जो तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार थी और इसमें जो काम हुआ वो काम पर एतमाद हुआ है लोगों को और सब लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बने। तेजस्वी जी की जो घोषणा है 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देने का जो वादा है, 500 रुपया गैस देने का वादा है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा है। तो ये सारा चीज़ प्लान रोकना है, फैक्ट्रियाँ लगा करके लोगों को यहीं रोज़गार हम लोग देंगे। ये सारा चीज़ करने के बाद लोगों ने मिजाज बना लिया है कि ये बिहार जो है तेजस्वी से ही संभलेगा। और हर जगह आप देखेंगे कि जब भी सुबह से लेकर के शाम तक कितने क्राइम बढ़ गए हैं बिहार में। हर तरफ क्राइम ही क्राइम है। इसकी जान कब चली जाए, ये पूरी तरह यहाँ की प्रशासन फेल है। पूरा बिहार सूखा के चपेट में है।
हर जगह हम लोग सुबह से लेकर के पहले तो पानी पीने के लिए नहीं है, हर जगह हम लोग जा कर के देख रहे हैं। आज भी मैंने लगभग सुबह ही जा कर के नहर का जायज़ा लिया, तो नहर में भी पानी नहीं आ पाया और पदाधिकारी लापरवाह, लगातार एसक्यूटी से बात हो लेकिन काम करने से पानी छोड़ने के मूड में नहीं है। चूँकि पानी नरवा ड्रोन से आता है हम लोगों की तरफ, वहाँ से भी पानी नहीं दे पाए, इसमें भी भेदभाव किया जाए। तो ये सरकार पूरी तरह हाईजैक है खेल। आप क्या डिमांड करें कि सूखा घोषित करें पूर्व सरकार? चूँकि सरकार अचेत अवस्था में है, तो अचेत अवस्था में है, अब ये क्या कर रहे हैं ये खुद बताए, उनसे क्या डिमांड करना है। अचेत अवस्था में अचेत आदमी से क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है इस बात की कि हम सब लोग इस चीज़ को समझें कि ऐसी सरकार की गठन करें, ऐसी सरकार बनाने में हम लोग अपनी भागीदारी दें जो सरकार युवाओं को रोज़गार देने की बात करे, जो प्रदेश की उन्नति का काम करे, जो हिंदू मुस्लिम सबको हर समाज को लेकर चलने का काम करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि जो डायनामिक लीडर हैं, जो युवा नेता हैं श्री तेजस्वी यादव जी, उनको हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी बन जाती है, हर वर्ग, हर सेगमेंट, हर सोसाइटी से जो लोग आते हैं, शिक्षित लोग हैं, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इसलिए कि प्रदेश का उन्नति होना चाहिए, प्रदेश का डेवलपमेंट होना चाहिए। आप देखें कि 20 ईयर्स के इस टेन्योर में जो मौजूदा सरकार है उसने क्या काम किया है। आप एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, स्कूलों का हाल देख लीजिए, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका हाल देख लें आप, कहीं किसी सेगमेंट में डेवलपमेंट का नाम नहीं। जुमलों की सरकार है, बात बनाने की सरकार है, गरीब गरीबी है और कोई फ़र्क नहीं है। युवा जो है बेरोज़गार है। एजुकेशन के नाम पे आपको जान के हैरानी होगी, बिहार जो है पर कैपिटा इनकम पूरे इंडिया के अंदर बिहार का सबसे ज़्यादा कम है। परचेजिंग कैपेसिटी हमारी सबसे ज़्यादा कम है। हम इलिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा हाई हैं। 20 ईयर्स की सरकार है गवर्नमेंट इनकी, अब तक कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने भी इस आरजेडी को इसलिए ही हम समर्थन में हैं कि इस बार हम लोग सरकार बदलें, एक नई सरकार का गठन करें जो तेज़ रफ्तार में बिहार प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम करें। चुनाव मेरे नज़र में ये है कि कोई भी लड़े, हम एक वफादारी के साथ आरजेडी को, श्री तेजस्वी यादव जी को चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बने, एक सही सरकार यहाँ पे गठन हो और देश प्रदेश और हर समाज के लोगों का जो है डेवलपमेंट हो। ये मकसद है। चुनाव कोई भी लड़े पार्टी से, पार्टी का डिसीजन होता है। थैंक यू। पहले डॉक्टर शाहरुख को बधाई हो। एक्चुअली जब तेजस्वी जी की सरकार थी, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उसमें मिशन 40 आया था, उसको भी मना कर दिया। जो हम लोग मेडिसिन जो देते थे हर पीएचसी में, एडिशनल पीएचसी में, जो बीपी शुगर की दवाई हर रोज़ वहाँ पे महीने का कोटा फीस किया गया था, जो वो बंद हो गया है। उसके बाद हम लोग रेफरल पॉलिसी लाए थे। रेफरल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट को दिखाने आए एडिशनल पीएचसी में, उसको तुरंत डॉक्टर रेफ़र करता था पीएचसी में, पीएचसी वाला तुरंत रेफ़र करता था अस्पताल में। तो क्या चक्कर होता था कि पेशेंट का आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता था और पेशेंट का जैसे कि एक ही मिनट जान, यदि थोड़ा सा देर हो जाए पेशेंट का मौत हो सकता है। तो यदि किसी पेशेंट को रेफ़र किया जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपके पास क्या सुविधा नहीं था, इसी वजह से रेफ़र किया गया। तो इसमें सारे के सारे डॉक्टर फंस रहे थे। अब मिशन 40 में सारे डॉक्टरों का अटेंडेंस जो है 100% रखना पड़ता था, उसकी मॉनिटरिंग होती थी, नर्स की मॉनिटरिंग। जो ये डॉक्टर्स ड्यूटी करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप में सुधरेगा। बिल्डिंग का प्रॉपर रंग रोशन होना चाहिए, सारा चीज़ जो बिलियर्स, ये एक्सरे है, जनरेटर्स है, ये सारे एडिशनल पीएचसी तक को अवेलेबल करवाया गया था। वो चीज़ बंद करवा दिया गया। आखिर बंद, ये तो सरकार भाजपा की रहे या राजद की रहे या जदयू की, जिसकी भी रहे, लेकिन अंतिम में हम लोग जो बने हैं सरकार में है तो जनता की भलाई के लिए ना है। यदि कोई अच्छा काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, उसको आपने रोका क्यों? मैं यही जवाब चाहता हूँ आदरणीय मंगल पांडे साहब से, भाई जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट कीजिए। अच्छी चीज़ तो सीखने के लिए होती है ना, अब वो सीखना पड़ेगा। अब मोतिहारी जो है काफ़ी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीट हो गया। यहाँ पे जितने विधानसभा हैं, यहाँ पे बहुत कम वोट के अंतर से हम लोग हारते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चिकित्सा प्रकोष्ठ को ला के थोड़ा सा ऐड ऑन किए हैं। और ये चिकित्सा प्रकोष्ठ जितनी काम करना शुरू कर दे अच्छी तरह से, हमको मालूम है कि यहाँ पे जितना सीट है, सीट में इजाफा भी होगा और वोटर का संख्या भी बढ़ेगा। थैंक यू।
आपको बता दें कि डॉक्टर शाहरुख हसन की नियुक्ति से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। पार्टी न केवल चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएगी बल्कि समाज के भरोसे को जीतने में भी मजबूती से काम करेगी। डॉक्टर शाहरुख की लोकप्रियता, सेवा भाव और संगठनात्मक क्षमता पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज। मोतिहारी के भवानीपुर जिरात में आज स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। वर्षों से चिकित्सा सेवा में समर्पित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में कवि डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का विस्तार करते हुए अब कवि डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इस अत्याधुनिक सेंटर का उद्घाटन समारोह बेहद गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। यह सेंटर खास तौर पर मरीजों की जरूरतों और स्थानीय मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब मरीजों को अलग अलग जगह जांच कराने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे जैसी तमाम उन्नत सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया और भी तेज, सरल और भरोसेमंद होगी। मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यहाँ जापान से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें मंगवाई गई हैं, जो सटीक जांच रिपोर्ट देने में सक्षम है। सेंटर में एक दक्ष और अनुभवी मेडिकल टीम नियुक्त की गई है, जो हर मरीज के साथ संवेदनशीलता और पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ व्यवहार कर रही है। यहाँ मरीज को बेहतर वातावरण, शीघ्र रिपोर्ट, तकनीकी परामर्श और हर एक सुविधा की मानवीय निगरानी मिलेगी। डॉक्टर संजय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि उनका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के मरीजों को राजधानी स्तर की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। मेडिकल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी राज्य की जब उन्नति होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी आज के दिन में तो मुझे ही होगी, क्योंकि अब कुछ सीनियर लोग बच गए हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं। अदरवाइज़ तो सबसे ज़्यादा सीनियर तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने 78 में MBBS पास किया था। तो अपने सामने मैंने इस जगह को फलते फूलते देखा है। संजय एक ऐसे आदमी हैं, नाम के आगे तो कवि लगाते हैं, लेकिन हृदय भी वो कवि की तरह ही, एक डॉक्टर के हृदय के में कवि का ही हृदय होता है, क्योंकि उसमें आत्मा बसती है। इनकी सोच बहुत दूरगामी है। एक छत के नीचे आपको यदि सारी इन्वेस्टिगेशन की सुविधा मिल जाए तो 50 जगह जो दौड़ना पड़ता है मरीज को, उसमें परेशानी अलग होती है और बीमार मरीज और बीमार हो जाता है। उस हिसाब से यदि आप सोचिए तो ये कितनी दूरगामी सोच है। और आज के दिन में मोतिहारी किसी भी जगह से, यहाँ तक कि अपनी राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों से भी टक्कर ले सकता है। मेडिकल सिस्टम में देखिए तो गांव में ही अब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जा रहा है। तो उस हिसाब से यदि देखिए तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सब लोग जो लगे हुए हैं, इतने लोग लगे हुए हैं, उसमें एक सीटी, एक छत के नीचे एक अल्ट्रासाउंड, वो भी अच्छे क्वालिटी का, हम प्रोब सब देख के आए हैं चूँकि हाँ कवि डायग्नोसिस सेंटर में। फिर हम HR भी देख के आए हैं, जो एक्सरे का जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होता है और जो सबसे बड़ा मशीन होता है, 50 mA का भी आता है, 30 mA का भी आता है, मिली एम्पियर होता है, 100 mA का भी आता है। ज़्यादा लोग 100 mA, 125 mA में अपने स्किल से बहुत अच्छा एक्सरे कर लेते हैं। ये तो 550 mA का है। तो आप सोच लीजिए कि कम से कम विकिरण लगेगा, कम से कम मरीज को रेडिएशन लगेगा और मरीज यहाँ से सब कुछ एक छत के नीचे एक दिन के अंदर वो काम करा के चला जाएगा। नहीं तो दूसरे जगह जाएगा तो 3 दिन के लिए होटल लेना पड़ेगा, रिपोर्ट के लिए सब लोग रात में बुलाते हैं, तो उसका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और शरीर तो थकता ही है। उस हिसाब से मैं आशीर्वाद देता हूँ संजय जी को, संजय जी के पूरे परिवार को, और जितने भी लोग आए हुए हैं
हमारे मित्र आए हुए हैं, हमारे संबंधी आए हुए हैं। डॉक्टर साहब सब तो मेरे संबंधी हैं, हमारा ये परिवार तो यही है। तो उस हिसाब से मुझे इतनी खुशी हुई है। मंजू को हमने देखा, वो लोग तो खैर संबंधी हैं, इसलिए आमोद को देखा, प्रमोद को देखा, सबको देखा, तो सबसे मिलना जुलना भी हो गया। और प्रमोद जी खुद आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बढ़ चढ़ के अब मतलब हम डॉक्टरों के प्रति उनका स्नेह थोड़ा ज़्यादा रहा है। आज तक वो कभी भी सदर अस्पताल में मैं नौकरी किया हूँ 1983 से 85 तक, कभी भी उनको हमने हंगामा करते नहीं देखा है। कभी भी वो मरीज को लेकर उसका मदद ही करते हैं, और आज भी यहाँ आशीर्वाद देके गए हैं। तो उनको भी उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। कबीर यूनिवर्सिटी में आपने सर एक नया सेंटर का उद्घाटन किया, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिले जा रही हैं हमारे? इसमें पहले से तो हम एक पैथोलॉजी सेंटर चलाते थे, और बहुत सारे हमारे चिकित्सकगण और पेशेंट आते थे तो बोलते थे कि हम बाहर में जाते हैं तो एक ही छत के नीचे सारा टेस्ट हो जाता है, सर आपके यहाँ ये टेस्ट नहीं होगा, वो टेस्ट नहीं होगा। तो पेशेंट का एक पेन पॉइंट होता था, और जो हमारे फ्लीबोटोमिस्ट हैं वो बोलते थे कि सर देखिए ना, ये पेशेंट आए थे और वो पूछे हैं कि ये टेस्ट होगा कि नहीं, जैसे हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी होगा कि नहीं, या ये CT होगा कि नहीं। तो हम लोग इससे प्रेरणा लेकर पेशेंट के पेन पॉइंट को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग 3 टेस्ट और इसमें मतलब जोड़ते हैं। और आज का जो युग है, कंप्लीट भैया का जैसा कहना है कि कंप्लीट डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सारा जांच हो। पेशेंट को बहुत दिक्कत होता है, आजकल चारों तरफ यातायात बाधित रहता है पेशेंट को। तो ये सारा पेशेंट का पेन पॉइंट को देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन डाल दिया जाए। और ये 3 फैसिलिटीज़ हम लोग इसमें अभी बढ़ा दिए हैं, और भविष्य में आप लोगों का कोऑपरेशन, आशीर्वाद रहा तो इसको और आगे लेकर जाएंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मोतिहारी के अरेराज रोड स्थित बाल गंगा में संचालित डॉक्टर SP सिंह कॉलेज में एक भावनात्मक और जोशपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। B.Ed और DLED के लिए विश्वसनीय माने जाने वाले इस शिक्षण संस्थान में देश के वीर सपूतों को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार, प्राचार्य डॉक्टर DN सिंह और व्याख्यातागण द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर डॉक्टर रंजीत कुमार ने युद्ध में तकनीक की भूमिका और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को याद करते हुए कारगिल विजय को देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और युवाओं से देश प्रेम को जीवन में प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत DLED की प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान से हुई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद मातृभूमि को समर्पित गीत की प्रस्तुतियां मोनिका, दिव्य और महालक्ष्मी ने दी, जिसने माहौल को देशभक्ति की भावना से भर दिया। सारे जहां से अच्छा की सुंदर प्रस्तुति राहुल सिंह के द्वारा दिया गया। यहाँ प्रस्तुत भाषण दर्शकों को दिल छू गया। भारतीय सैनिकों की वीरता को दर्शाते हुए सलमान, शाहिद, विशाल और नीतीश ने एक प्रभावशाली मंचन किया, जिसने सभागार में रोमांच भर दिया। जिसके बाद श्वेता और साक्षी के द्वारा ये हमारे वतन गीत पर प्रस्तुति ने माहौल को भावुक कर दिया। वहीं आंशिक आर्य और नेहा तिवारी द्वारा भारत की बेटी और देश रंगीला गीतों पर प्रस्तुत नृत्य ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, B.Ed और DLED प्रशिक्षुओं द्वारा संदेशे आते हैं गीत पर नृत्य ने सैनिकों की यादें ताज़ा कर दी और हर आंख नम हो उठी। प्राचार्य डॉक्टर DN सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों को देश की गौरव गाथा से परिचित होने का अवसर मिलता है और कारगिल विजय दिवस उन बलिदानों की याद दिलाता है जो भारत की रक्षा के लिए दिए गए। मंच संचालन साक्षी कश्यप और निभा कुमारी ने प्रभावशाली ढंग से किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सनद कुमार दुबे ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में तकनीकी सहायक अशरफ परवेज और समन्वयक डॉक्टर राजेश की भूमिका भी सराहनीय रही। इन दिनों बिहार के कई इलाकों में मौसम की बेरुखी ने चिंता बढ़ा दी है। बारिश का इंतजार लंबा होता जा रहा है, खेत सूख चुके हैं, फसलें मुरझा चुकी हैं और चापाकल तक पानी देना बंद कर चुके हैं। जल स्तर इतनी तेजी से नीचे गिर चुका है कि आम लोगों के सामने पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो गया है। किसान मायूस हैं, मवेशी बेहाल हैं और गांवों में हर तरफ चिंता का माहौल है। ऐसे में आसमान से रहमत की बूंदों के लिए पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों की शरण ली जा रही है। कहीं हवन किया जा रहा है तो कहीं मंदिरों में आरती और विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। सबकी एक ही पुकार है, हे प्रभु अब तो पानी बरसा दो।
इसी सिलसिले में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया प्रखंड के सिसवा पूर्वी पंचायत में एक बेहद भावुक और आस्था से भरा दृश्य सामने आया। गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बारिश की उम्मीद में ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की और खुदा से दुआ मांगी। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक ने सिर झुकाकर बरसात हो इसके लिए अल्लाह से फरियाद की ताकि खेत हरे भरे हों और लोगों को राहत मिले, कुदरत फिर से मेहरबान हो जाए। इसके लिए एक साथ हाथ उठाकर सबों ने अल्लाह से दुआ मांगी। यह नज़ारा सिर्फ एक धर्म या एक गांव का नहीं था, बल्कि यह इंसानियत, एकता और उम्मीद की तस्वीर थी। जब जमीन प्यास से तड़प रही है तो इंसान जात पात और मजहब से ऊपर उठकर एक साथ जुड़ जाता है, सिर्फ एक ही मकसद के लिए, जीवन को बचाने के लिए। अब पूरा बिहार आसमान की ओर देख रहा है। उम्मीद है कि ये सामूहिक दुआ, ये आस्था, ये एकजुटता रंग लाएगी और बहुत जल्द काले बादल बरसेंगे, धरती भींगेगी और जनजीवन को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज़।